2 जनवरी के बाद से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में जो तातुल पैदा हुआ है, उसके बाद आज इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि कई दिनों के इंतजार के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीम की बिल आखिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई है, जिसके बाद मुज़ाकरात की जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इमरान खान से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बहाली की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीकर अय्याज सादिक से राब्ते में है और अब हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। मगर अहम बात यह है कि कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा, इसलिए देखना होगा कि इस केस के फैसले के मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ते हैं। अहम बात यह कि आज सुबह कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के तर्जुमान की जानिब से यह बयान सामने आया था कि हुकूमत ने स्पीकर अय्याज सादिक के पैगाम के बाद अडियाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम किया है, जो आज दिन 2:30 बजे होगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर नासिर अब्बास ने इमरान खान से इज्तिमाई, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने तो मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में करवाई गई। हुकूमत से मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदाराना कमीशन बनाया जाए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। 31 जनवरी ही हमारी डेडलाइन है। आज हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचा कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके। को हम अपनी मर्ज़ी का जज नहीं चाह रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं। वो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा भी जो असीरान, हाँ जी, और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फ़ाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। साहिबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दूसरे फरीक को आगाह कर देगी कि वो मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है, इसलिए देखना होगा कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब कब होगा। इसके अलावा कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा, जो इससे पहले 2 बार मौखिर हो चुका है और इस फैसले में ताखीर की वजह मुज़ाकरात को बताया जाता रहा है। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि कल फैसला मुतवक्को है, अब इस फैसले में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। जबकि साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमें पता है कि कल फैसला क्या आने वाला है, जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान के लिए नेक नामी की वजह नहीं बनेगा। सबसे आखिर में जो कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है और हमें पता है कि वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अलकादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं और बात एक ट्रस्ट की है। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम क्लियर हैं कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आईनी और कानूनी तरीक़ाकार से बाहर आएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि कल का फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आएगा। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू में इस केस से मुतल्लिक कहा कि उम्मीद है कि कल इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा होता, वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो के अकाउंट में जमा करा दिया गया। उनका जो जुर्माना था उसको रिड्यूस किया गया। उसके अफजाने में 400 एकड़ के करीब ज़मीन जो है इन्होंने सुहावा के करीब ली और वहाँ पे एक अलकादर नामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई गई। ये सारे
हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फ़ैसला आएगा। कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और प्रॉपर्टी टाइकून दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस क्या है, उसके कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर यह केस क्विड प्रो को का वो केस है जिसमें इल्जाम यह है कि इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और अपनी काबीना को अंधेरे में रखा और उसके बदले यूनिवर्सिटी की जमीन समेत दीगर फवायद हासिल किए। ये वो मामला है जिसका आगाज दिसंबर 2018 में उस वक्त हुआ जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट्स में 20 मिलियन पाउंड फ्रीज किए और फिर अगस्त 2019 में के बैंक अकाउंट से 120 मिलियन पाउंड और 50 मिलियन पाउंड मालियत की वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया। और एनसीए ने अपने बयान में कहा कि इसने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में वसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स रखने वाले खानदान से मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है और जब्तशुदा असासे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मगर अहम बात यह है कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस करने के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून को सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की जो रकम अदा करनी थी उसमें एडजस्ट कर दिए गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून की यह रकम बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त की थी, लेकिन इमरान खान और शरीक मुल्ज़िमान ने यह रकम प्रॉपर्टी टाइकून के हाउसिंग सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट में लाइबिलिटी अकाउंट में ही एडजस्ट कर दी गई, जिसमें इस हाउसिंग सोसाइटी पर 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा जुर्माना था। अहम बात यह कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह सारा मामला इमरान खान के मुशीर एहतसाब और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर देख रहे थे, जिनसे हमारी इस मसले पर तफसीली बहस हुई थी कि एनसीए की जो रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी चाहिए थी वो जुर्माने की रकम में एडजस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी गई। देखिए 2019 में हमने उनसे क्या सवालात किए थे और उन्होंने इसके क्या जवाब दिए थे। 129 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि रिकवर करवाए। देखिए सवाल तो सुन लीजिए। 7 अरब रुपए से जायद 7 अरब से जायद की जो रिकवरी हुई है, जो एफबीआर के जिम्मे में हुई है, वो इसी एसेट रिकवरी यूनिट के ताउन से हुई है। और 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई क्लेम जो है वो नहीं करते, इसको तो कैसे क्लेम नहीं करते? आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं। चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल हमारे जो कोऑर्डिनेशन के तहत हमने जितने केसेस किए हैं उसमें जितना हमारा जिस किस्म का उनके साथ मुआहिदा है उसके मुताबिक हम पूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई है 460 अरब रुपए, जिसमें उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरा सवाल भी सुन लो। सवाल मैंने सुन लिया, मेरा सवाल तो सुन गया। मैं सवाल कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट नहीं हो सकती भाई, मेरे साथ क्यों कंटेम्प्ट मुझसे करवाते हो? कोर्ट में 460 अरब रुपए क्या ही मामला, ये कहां पे हुई थी सेटलमेंट 460 अरब रुपए की? सेटलमेंट ये हुई कि आप ये जुर्माने की मद में यहां अदा करेंगे 7 सालों में, जुर्माने 7 सालों में और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में करेंगे। बिल्कुल। एनसीए ने जो पैसा फ्रीज किया है वो इस बुनियाद पे किया है कि वो सोर्स नहीं डिक्लेयर कर सके, जिस बुनियाद पे एनसीए और मुल्कों के साथ भी कार्रवाई कर चुका है। वो कहते हैं कि ये पैसा आप सोर्स नहीं डिक्लेयर कर सके, ये अपार्टमेंट की सोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको हम फ्रीज करके, ये एनसीए का लॉ है, कानून। ये कौन सा कानून मुझे बताएं ना। मैं आपको बता रहा हूं। कानून कोर्ट कर दें, कानून कोर्ट कर दें शहजाद इकबाल। अनडिक्लेयर्ड एसेट पे जो उनकी अमेंडमेंट आई है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। बड़े आप सादा लोग हैं। नहीं सादा लोग नहीं है। आप कैटेगोरिकली ये बता दीजिए कि वो पैसा जो कि डिक्लेयर नहीं हो सका, एनसीए बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर रही है, वो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उस पेनल्टी में? ये तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है ना। जी बिल्कुल। मैं यहां पे 2 चीजें बता दूं, सुनेंगे मेरी बात? सबसे पहले आपके सवाल के अंदर पहली गलती अनलॉफुल जो वो है कि जी ये UWO जो होते हैं उसके तहत आए हैं। ये एसेट फ्रीजिंग उसके तहत नहीं होती। ये 2017 का एक कानून है जिसके अंदर सस्पिशन के ऊपर पैसा सिर्फ फ्रीज होता है। जो दूसरा सिलसिला है जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसका एक सेपरेट लॉ है, इसका ये सेपरेट लॉ है। एनसीए ने वहां पे देखा कि ये असासे हैं, ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, इसका सोर्स नहीं है, उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान वापस किया। आपसे एक और सवाल आप कह रहे हैं कि नहीं ये पैसा जो 38 अरब रुपए आएगा अब इसको एडजस्ट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट की पेनल्टी से। मैं शहजाद आपसे मैं गलत कह रहा हूं, एडजस्ट नहीं कर रहे 38 अरब रुपए, सरासर गलत कर रहे हैं। अच्छा अब इसको सिंपल कर लेते हैं। मैं सिंपल कर देता हूं, 460 अरब सर एक सेकंड, इसको सिंपल कर लेते हैं। ये 38 बिलियन पूरे आ जाएंगे, जब अभी 140 आए बाकी भी आ जाएंगे, तो ये 38 बिलियन अलग आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सर सुन लीजिए, और 7 सालों में 460 अरब रुपए अलग आएंगे।
ये आप कह रहे हैं? देखिए ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन करनी है, ये सुप्रीम कोर्ट शहजाद ने कैसे इकबाल और determine शहजाद करनी है? अकबर डिटरमिन नहीं कर सकते। एनसीए ने उस अकाउंट में पैसे जमा करवाए, हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे जमा नहीं कराए। सेटलमेंट एग्रीमेंट एनसीए वो और अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल देगी। सेटल एज पर द उनका क्या ताल्लुक है? बैरिया टाउन केस में पेनल्टी है 460 अरब रुपए एज की। पर द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये किसने किया है? हुकूमत ने किया ना टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। किसने किया? किस टर्म्स ऑफ सेटलमेंट किसने किसने दरमियान हुए? एनसीए और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हुए? नहीं, फिर एनसीए एंड द रिस्पोंडेंट्स उस टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। आप अगर आप पढ़ तो लीजिए इसमें दोबारा। हुकूमत का कोई, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को पैसा वापस करेंगे, आप कह रहे हैं हुकूमत को नहीं जाएगा पैसा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाएगा ना? सुप्रीम कोर्ट पैसे घर नहीं लेके जाती, सही। वो हुकूमत की इस पे आप कह रहे हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हैं कल इस पे हम दोबारा बहस भी कर लेंगे।